उनका मैं जवाब देता हूं। और बाकी विषय जो एक सैद्धांतिक विषय को लेकर के हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पर चर्चा की जा सकती है। उस पॉलिसी के बारे में अगर ये कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देखिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज यानी सिलेक्शंस, ये सिलेक्शन बहुत लंबा समय लेती रही है, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से। पोस्टें सैंक्शन होती हैं भर्ती के लिए, फिर रिक्वेशन या तो लेट जाती है, रिक्वेशन जाती है तो वहां का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज्यादा है, यानी अगर ग्रुप सी की मैं कहूं तो हजारों पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट तो अलग है, यानी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इतनी लंबी है। तो प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट हैं तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, और चाहे 500 हैं तब भी करेंगे, 5000 हैं तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता ही निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें, उनका एक कैडर बना दिया जाए, और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहां भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियोरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसा सीनियोरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं, और मैं आप अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने रूल्स एंड बने हुए हैं, सर्विस रूल्स, तो सर्विस रूल्स में छोटे छोटे अंतर को डाल करके, और एक भर्ती संभव होती नहीं थी, इसी में से ये चीजें आगे ग्रुप सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है, लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। जैसे अभी ग्रुप सी में हमने सारे जितने भी प्रकार की रिक्वेशन थी, लगभग 35,000 के आसपास, उन सब का एक ही जो एडवर्टाइजमेंट की, उसके अंदर जो कुल एप्लीकेशन आई है 11 लाख के लगभग, मैं एग्जैक्ट नंबर बताता हूं उसका, 11,22,000 लोगों ने अप्लाई किया है, और उसके बाद 3,59,000 उसने सीईटी फेज 1 क्वालिफाई किया है। अब 3,59,000 के बदले में भी 501 यानी टाइप्स ऑफ पोस्ट ये है। अब 501 एग्जाम लेने से आगे, क्योंकि उसमें सबके रूल्स, सर्विस रूल्स अलग अलग होने के कारण से उनको अलग अलग एग्जाम लेने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, लेकिन अगेन उन 3,59,000 को अगर वो करेंगे तो वो सालों साल लगते हैं। फिर उसके ये आया कि समान क्वालिफिकेशन होने के नाते जो जो ग्रुपिंग की जा सकती है उनका ग्रुप बनाया जाए। तो जैसे आपने ठीक कहा कि ये 64 ग्रुप ऐसे बने हैं, और इन ग्रुप्स के एक ग्रुप का एक बार एग्जाम, आपने तो ये कहा कि 64 ग्रुप का इकट्ठा एग्जाम लिया जा रहा है, इकट्ठा नहीं लिया जा रहा, 64 एग्जाम होंगे एक एक ग्रुप के नाते जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है। मानो किसी की डिप्लोमा इन इंजीनियर है तो डिप्लोमा इंजीनियर वो सब इकट्ठे होंगे सर्विस रूल के हिसाब से। मानो कहीं एक्सपीरियंस सुनी नहीं, मैं उनका जवाब दिया उन्होंने कहा कि एक ही एग्जाम लिया जा रहा है। नहीं, बाकी नहीं, जो इन्होंने उत्तर दिया है, उन्होंने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। सबको पता तो वो 64 एग्जाम अलग अलग होंगे। ये अलग बात है कि उसमें पहले एग्जाम हमने वो, यानी हमारी जो कमीशन है उन्होंने तय किया कि जिनमें संख्या ज्यादा है, वो 56 और 57 दो ग्रुप ऐसे थे जिनमें संख्या ज्यादा थी, ताकि उनके एग्जाम पहले ले ली जाए, बाकी कम संख्या रह जाएगी, उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके अंदर एक रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन का विषय आया है अलग से, वो चूंकि सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट में गया हुआ, कोर्ट जैसा फैसला करेगा उसके ऊपर हम निर्णय कमीशन ले लेगा। इसी प्रकार से जो और क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा नहीं है, 4 गुणा का एक विषय आया है। 4 गुणा इसलिए कि देखिए उसके बाद भी पोस्टें कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इसलिए हर एक पोस्ट के लिए अलग से सारी संख्या को बुलाना उसकी बजाय, कहीं मान लो 25 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो जो एक क्वालिफाई करके सीटी 1 आया है, इसका मतलब उनकी भी एक मेरिट बनी है, और जब मेरिट बनी है तो 25 की जगह 100 लोगों का टेस्ट लेकर के उस 100 में भी अगर व्यक्ति नहीं आता है तो कमीशन का मानना है कि उसके बाद वाले आने की संभावना नहीं है। 100 में से 25 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 75 में से बाकी जगह किसी ने अप्लाई किया हुआ है
तो वो 4 गुना में आएगा तो वो सिलेक्ट होगा, इसलिए 4 गुना का रखा है। ठीक है, इसका विरोध हुआ है। हम इसका इसके बाद सरकार विचार करेगी कि हमने इसको कैसे लेना है। दूसरा है एज का। एज 3 जगह पर रिलैक्सेशन देने की बात हमने कही है। एक रिलैक्सेशन है जो लोग किसी पहले की एडवर्टाइजमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट सीटी के कारण से विड्रॉ की गई, अब उसके कारण से वो ओवरेज हो गए हैं, तो उनको रिलैक्सेशन दी है ताकि उनको उसी दिन की एज मानी जाएगी जिसे उन्होंने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया था। इसी प्रकार बताया है आपको मैं जवाब दे रहा हूं। नंबर 1, दोज who had applied for certain advertisements issued by the Haryana Staff Selection Commission which were subsequently withdrawn for administrative reasons, why this इनको हमने एज रिलैक्सेशन दिया। नंबर 1 पर दिया है। नंबर 2 पर दिया है those who have worked on equivalent post on ad hoc contract work charge daily wages basis in the government, not in boards corporations। क्योंकि आगे लिख दिया है excluding the period of break in any department, board, corporation of Haryana government including government aided institutions, तो उनको छोड़कर बाकी सबको भी रिलैक्सेशन दिया है। तीसरा, candidates who belong to certain special categories। आपने कहा कि इसका उत्तर नहीं दिया, ये उत्तर लिख के दिया है। Which are the number of candidates who are likely to get a chance to appear in the exam? तो आपने जो है अपने आप ही उसमें कह दिया कि हमने कुछ वो लिखा नहीं है। हो गया। अध्यक्ष जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इम्पोर्टेंट तो सभी अपने क्वेश्चन आप जानते हैं पूरे हरियाणा से कुछ कैंडिडेट ऐसे बाद में जो बाद में कमीशन के पास आए, मैंने पूछा है कि इतना मैं जवाब देता हूं उसका। जो कैंडिडेट ऐसे आए कमीशन के पास कि हमारी एज तो अपर एज लिमिट जो गवर्नमेंट की है 52 साल से ऊपर वो हो गई है, क्योंकि 52 साल तक की लिमिट गवर्नमेंट ने रखी हुई है, वो भी एससीज की और बीसीज की, उसके बीच 42 साल। अब ये तो ना आपने पूछा और ना हमारे पास उत्तर आया, लेकिन जितने हैं नहीं जितने हैं उनको चांस दे दिया गया है बैठने के लिए। अगर उसमें से सिलेक्ट होते हैं तो उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ा है, सरकार उसकी पॉलिसी बनाएगी। अगर उनसे कोई सिलेक्ट, क्योंकि इस एज के लोग सिलेक्शन में कोई चांस ज्यादा नहीं होते, फिर भी अगर कुछ होंगे तो सरकार उस पर निर्णय लेगी ना। माननीय मुख्यमंत्री जी कि फिर सरकार निर्णय लेगी, वो बेचारे तो वैसे के वैसे पड़े रह गए। आपने जो है, मैंने ये पूछा, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसका आपने जवाब नहीं दिया है। फिर आपने कहा है किरण जी, एक क्वेश्चन के अगर ऊपर 15 मिनट लगेंगे, नहीं बाकी के मेंबर्स को जो राइट्स हैं उनके ऊपर आप वो कर रहे हैं। नहीं आ चुका, एक सप्लीमेंट्री या 2 सप्लीमेंट्री जो हो सकते हैं। मेरे को बोलने दो, ये पूरे नौजवानों के प्रश्न पर जितने क्वेश्चन हैं, इस प्रश्न पर नौजवानों बच्चों का मसला है, आप उनके जितने सप्लीमेंट्री हैं वो लिख के दे दें, सबका जवाब लिखे कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। आपके बीच में नहीं मैं उठ के बोलती, मैं बता रहा हूँ हर एक समय में उठ के बैठ के मैं अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न पर बहुत एक मिनट बताता हूँ, जो मर्जी है नहीं सबका उत्तर दे रहा हूँ। इस प्रश्न पर जितने सप्लीमेंट्री, क्योंकि बहुत ज्यादा आ सकते हैं मुझे मालूम है, जितने सप्लीमेंट्री जो सदस्य देना चाहे आज शाम तक दे दें, उनको सारे जवाब लिखित में दे दिए जाएंगे। ऑन द सदन पटल पे मैंने पूछा है कि उसके खिलाफ क्या प्यूनिटिव एक्शन लिया है, जिन्होंने अभी तक जो गलत काम हुआ है उस एजेंसी के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। कोई गलत नहीं हुआ, आप कह रहे हैं ये सदन। अब ये अगर ये सारा सदन सुन रहा है कि कोई गलत नहीं हुआ, तो फिर तो ये हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को तो इसको बर्खास्त करो, अगर गलत ही नहीं हुआ है तो पूरी तरह से बर्खास्त करो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन को। ये पूरा बच्चों का शोषण है, पूरी तरह से शोषण है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में पूर्व अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा एवं पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सरदार महेंद्र सिंह चड्ढा एवं हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री कुलदीप शर्मा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल कुरुक्षेत्र के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी। 4-5
sir. Question does not arise in view of the reports to part A. सर, मैंने क्वेश्चन लगाया था ट्रॉमा सेंटर के बारे में, उन्होंने कह दिया नो सर, क्योंकि इस परपेक्स में पर्सन ही पैदा नहीं होता। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर इसके आगे लिख देते हैं कि भविष्य में इसकी जरूरत होगी तो कर देंगे, थोड़ा सा मुझे भी आश्वस्त हो जाता, क्षेत्र की जनता को भी आश्वासन मिल जाता। लेकिन इतना कड़ा संज्ञान लेते हुए ये जवाब आया है। मेरा आपसे निवेदन है, तक हमारा 95 किलोमीटर का डिस्टेंस 71 NH है, उस पे पड़ता है, जिसकी रोहतक के बाद अगर कहीं ट्रॉमा सेंटर है तो 65 किलोमीटर पे आके ये जगह है जो गुरावड़ा की मैंने डिमांड की है। उससे आगे भी 30 किलोमीटर आगे रेवाड़ी का स्थान है। NH पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा आवागमन होता है, कभी भी मिस हैपनिंग होने के बहुत ज्यादा चांस है, ऐसे हुए भी हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट भारी हो जाती है। अगर उसको नजदीक में अप्रोच मिल जाती है तो कोई बुराई नहीं है। और वो हमारा CHC सेंटर है, उसी को मैं कह रहा हूँ कि ट्रॉमा सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि उसकी फैसिलिटीज बढ़ जाए, जमीन वमीन सब वहां पे अवेलेबल है। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर भी विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गुरावरा डिस्ट्रिक्ट में रिवाड़ी में लोकेटेड है, ऑन रिवाड़ी जज्जर हाईवे, और जो 24 घंटे काम करता है। इसी प्रकार से ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल रिवाड़ी लोकेटेड एट a distance of 21 kilometers from Goravra on one end, and district civil hospital Jhajjar located at the distance of 27 kilometers from Goravra are providing services. स्पीकर सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि एक ट्रॉमा सेंटर से दूसरे ट्रॉमा सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 50 किलोमीटर होना चाहिए, कम से कम 50 किलोमीटर या 21 किलोमीटर पर ये अस्पताल बने हुए हैं। और जल्दी ही वहां पर हम एम्स भी शुरू करने जा रहे हैं जो सब सुविधाओं से संपन्न होगा, और हमारे हर अस्पताल के साथ एम्बुलेंसेज भी अटैच्ड हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे वहां पर लगे हुए हैं। इसलिए इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनाना किसी भी नियमों में वो नहीं है। जहां तक ये कह रहे हैं कि PSC को अपग्रेड कर दे, तो वहां पर जो कुछ हो सकता होगा वो मैं सामान लगवा दूंगा, पर वो ट्रॉमा सेंटर नहीं करवा सकता। ट्रॉमा सेंटर के लिए हमें कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, कई इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो वहां पर नहीं। हाँ, अगर कोई वहां पे चीजें हैं तो मैं विधायक महोदय के आग्रह पर वहां पर मैं जरूर लगा दूंगा। स्पीकर सर, हमने एक और भी बात सोची है कि ट्रॉमा सेंटर हम खाली ट्रॉमा सेंटर कहीं नहीं बनाएंगे, आवश्यकता आ रही है। जैसे दिल्ली से पानीपत तक कोई भी अस्पताल नहीं है, और राई के पास एक ट्रॉमा सेंटर बनाने की आवश्यकता आ रही है। वहां से हमारे विधायक भी बार बार इस बात का प्रश्न उठाते हैं, लेकिन हम खाली ट्रॉमा सेंटर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि स्टाफ तो पूरा देना पड़ता है। केस हफ्ते 2 हफ्ते 1 दिन में एक आता है। हम ट्रॉमा सेंटर वहां बनाना चाहते हैं जो फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल हो, वो डॉक्टर अपने बाकी समय में सारा काम करें, और ट्रॉमा सेंटर में अगर कोई केस आ जाता है हम बनाना चाहते हैं। और राय के पास मैं खुद इच्छुक हूं, और कोई जगह उन्होंने बताई भी है, अपने जो महामंत्री हैं, क्या नाम है उनका, मोहनलाल जी, मोहनलाल बड़ौली, हाँ बड़ौली, उन्होंने, हम ऐसी जगहों पर हम चाहते हैं। लेकिन अगर बनाऊंगा तो पूरा अस्पताल बनाऊंगा, अगर अस्पताल के मानदंड पूरे होते होंगे तो ही बनाऊंगा, वैसे हम नहीं बनाएंगे, वो नहीं चलते हैं।
धन्यवाद। हो गया। मंत्री जी ने कहा है कि भाई 50 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए। मरीज और एक्सीडेंटल वाला मरीज को किलोमीटर नहीं गिनना, उसने देखिए 1 मिनट और 1 सेकंड लक्ष्मण गिननी जी, है। हर किलोमीटर एक पर बात। भी ट्रॉमा सेंटर दूसरी नहीं बात, बन अगर सकता ना। भविष्य में इस तरह की योजना है तो मंत्री जी जरूर करें। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी ने एक अच्छी बात कही है, अब उस हॉस्पिटल को हम अपग्रेड कर देंगे, तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि 50 बेड के हॉस्पिटल पे उसमें अपग्रेड कर दें। चलो उससे भी काम चल जाएगा, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसको 50 बेड का हॉस्पिटल डिक्लेयर करें। मैं एग्जामिन करा लूंगा और अगर उसके मापदंड पूरे होते होंगे, जमीन होगी, तो हम उसको इक्विप कर देंगे। ये मैं कर सकता हूँ, ये हम कर देंगे। मंत्री जी, मैंने पहले भी लिख के दिया है 50 बेड का, एग्जामिन करा लेना चाहिए था। पिछली बार सदन में भी आपने कहा था कि हम मैपिंग करा रहे हैं, एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया कोई। राय का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। इनका बिल्कुल कंपनी ने रिजल्ट तैयार कर दिया और हमें उम्मीद है जो हमने मैपिंग कराई है कि कहां पर किस तरह के अस्पताल होने चाहिए, WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक क्या होना चाहिए, उन्होंने अपना लगभग कंप्लीट कर दिया है और प्रिंटिंग में है। जल्दी ही हमारे डिपार्टमेंट को सबमिट हो जाएगा। हो गया जी, हो गया। नहीं, राय का क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, राय में बनाने का उन्होंने कहा है, तो आप क्या नहीं चाहते बनाए वो? नहीं, तो उन्होंने कहा कि बना रहे हैं। भारत भूषण बत्रा जी। ठीक, भारत भूषण बत्रा जी। स्पीकर सर 46। श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और लंबे समय से एक इश्यू चल रहा है कि लोगों के रिहेबिलिटेशन का, और मुख्यमंत्री जी भी सदन के अंदर है। ये रोहतक में एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बना है सर, और रोहतक के रेलवे लाइन की छोटी सी 2 लाइन के अंदर ब्रीफ दूंगा कि ये रेलवे लाइन 1931 के अंदर वहां पर आई थी, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वहां पर ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि ये नुकसानदायक है, उन्होंने उखाड़ दी, और उसके बाद 1955 के अंदर दोबारा प्रपोजल आई, और 1961 के अंदर ये रेलवे लाइन वहां पर चली, जो रेल की सिटी बनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो डिस्प्लेस पर्सन्स हैं उनके पास 1956 की मलकियत की रजिस्ट्रियां हैं, इसलिए मैं इसलिए बताना चाहता था उनके पास रजिस्ट्री है। सेकेंडली सर, रेलवे ने ये माना, कॉर्पोरेशन ने ये कहा कि हमने डिमोलिशन नहीं की, रेलवे ने कहा हमने डिमोलिशन नहीं की। एनी हाउ वो कंट्रोवर्सी लंबी हो जाएगी, पर ये अल्टीमेटली रिकॉर्ड के ऊपर आया अर्बन लोकल बॉडीज के डिपार्टमेंट पे कि 37 दुकानें डिमोलिश हुई, 6 रेजिडेंशियल हाउसेज डिमोलिश हुए, और 14 सेमी प्रॉपर्टीज है। किसी ने गोडाउन बनाया हुआ था, कोई डेयरी थी या कुछ है, ये प्रॉपर्टी जहां पर डिमोलिश हुई। जब ये डिमोलिश हुआ उस समय इस सदन में, और पिछले उस समय आदरणीय मंत्री जी थे श्री कृष्ण बेदी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बयान दिया, और उसमें कहा कि रिहेबिलिटेशन हाउस ऑफ फॉलिंग, चलो उसमें मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूं। अभी रेलवे ट्रैक रोहतक में हमने डेवलप किया है, इसके साथ साथ कुछ एरिया है जहां पर उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि रेलवे ट्रैक का जब निकला वहां पर दुकानदार भी, रेजिडेंशियल एरिया भी था, उसके बाद उन लोगों को आज 50% कलेक्टर रेट पे उनका ऑक्यूपाइड एरिया या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनकी ओनरशिप, उसके हिसाब से उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, और 50% कलेक्टर रेट से हम उनको प्लॉट देंगे। दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी, मेरी वीडियो भी है, पर उसकी मैंने हिंदी आपके सामने रखी है। अब उसके बाद क्या हुआ जी, बड़ी उसमें कि गवर्नमेंट ने साइमल्टेनियसली 37 और 57 लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं दिया, कोई भी कंपनी, एक 15